वेक्टर में क्लोनिंग के लिए कुछ कुछ फीचर्स रहना चाहिए जो फैसिलिटेट करता है वेक्टर में क्लोनिंग को। तो पहला है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? ये या तो एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकता है या तो एक लैगजेट जीन हो सकता है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं सेलेक्टेबल मार्कर को समझने के लिए। एक वेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका नाम है PBR322। तो इसमें जो वेक्टर है इसमें दो टाइप का सेलेक्टेबल मार्कर यानी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होता है, दो टाइप का। पहला है एम्पिसिलिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। तो अब ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है इसके अंदर कुछ कुछ क्लोनिंग साइट्स होते हैं जहाँ पे क्लोन किया जाता है नए जीन को। क्लोनिंग साइट उसको रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है और वहाँ पे नया DNA वहाँ पे लगता है। तो ये हर वेक्टर के अंदर होता है, सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर। तो ऐसे ही इसमें PBR322 वेक्टर जो है उसमें दो टाइप का सेलेक्टेबल मार्कर है यानी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन में जो है वो BAM-H1 जो है ये एक क्लोनिंग साइट या फिर रिकॉग्निशन साइट रहता है। तो ये रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको हम लोग मान लो कि एक जार बार में रखे, उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाले, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम डाले BAM-H1 ताकि इसको कट कर सके, और लाइगेज इंजाइम डाले। कुछ के बाद इसको मिक्स विक्स करते हैं तो फिर क्या होता है कि एक यहाँ पर जो वेक्टर रहता है उसमें वो कट लग जाता है और नया DNA लाइगेज हो जाता है, लाइगेट हो जाता है यहाँ पे। तो नया DNA आ जाता है तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेट, जहाँ पे फॉरेन DNA या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो भी हम लोग वहाँ पे लाइगेट करना चाहते हैं वो वहाँ पे आ जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। और जो यहाँ पे लाइगेज एंजाइम तो रहता है, तो मान लो BAM-H1 से ये कट गया, उसके बाद में लाइगेज से खुद ही जुड़ जाता है तो इसको रीलाइगेशन कहते हैं। और ये नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है क्योंकि इसमें नया कोई जीन आया ही नहीं, जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा ही नहीं। तो ऐसे तो ये देख के पता नहीं चलेगा कि मतलब कि इसमें जीन ऑफ उसके बाद ये सब जो रहता है ये वेक्टर इसको 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 इकोलाई में डाल देते हैं। तो इकोलाई में डालते हैं उस प्रोसेस को, इकोलाई में डाल देते हैं तो इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जब वेक्टर को इकोलाई में डाल दो तो इकोलाई में अब डालेंगे तो पता नहीं चलेगा कि उसमें वेक्टर गया भी है या नहीं। तो हम लोग चलो मान लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला तो एक तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बनेगा, मतलब कि ये जो वेक्टर ये वो इकोलाई में जाएगा ही नहीं। दूसरा जो है वो नॉन डिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब ये जो जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगा था वो इसमें चला जाएगा इकोलाई में, तो इसको कहते हैं नॉन डिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और तीसरा जिसमें डिकॉम्बिनेंट वाला, जिसमें मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला गया था वो वाला चला जाएगा इकोलाई में, तो इसको कहते हैं डिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो हम लोग ये बनाएंगे, मतलब ये इकोलाई में डालेंगे हम लोग इसको, उसके बाद फिर ग्रोथ कराएंगे तो यहाँ पे विदाउट एंटीबायोटिक ग्रोथ कराएंगे। उसके बाद इसको अलग अलग ये में डालेंगे, एक पेट्री डिश में डालेंगे। तो यहाँ पर पहला जो है वो एम्पलीसिलिन एंटीबायोटिक कंटेन किया हुआ रहेगा और दूसरा टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक कंटेन किया रहेगा। तो जब हम लोग डालेंगे यहाँ पे इसमें तो सबसे पहला जो मान लो कि अगर ये आया नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आया तो कैसे पता चलेगा? तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में इस इकोलाई के पास तो ना तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है ना टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है, तो इसको तो रेसिस्टेंट करेगा ही नहीं, तो एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक या फिर टेट्रासाइक्लिन ये दोनों में ही मर जाएगा। तो दोनों में ही मर जाएगा तो इसको कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। पहला वाला दोनों में मर रहा था वो इकोलाई, तो उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कह रहे थे। फिर दूसरा मान लो कि नॉन डिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, तो इसमें जो है एम्पिसिलिन में भी जिंदा रह जाएगा क्योंकि इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी ठीक है और इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी ठीक है, तो ये दोनों में ही जिंदा रह जाएगा। तो दूसरा वाला जो है वो नॉन डिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। और तीसरा, ये जो तीसरा था,
तीसरा ये वाला होगा रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें टेट्रासाइक्लिन वाले जिन में जिन ऑफ इंटरेस्ट लग गया, तो जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन जो है वो टेट्रासाइक्लिन जिन जो है रेजिस्टेंट जिन वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रह पाया। तो जब इसको एम्पिसिलिन में डालेंगे तब तो ये जिंदा रह जाएगा, पर जब इसको टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो क्योंकि इसके बाद एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जिन तो था लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जिन नहीं था, जिसकी वजह से ये टेट्रासाइक्लिन में भी मर गया। तो इसको जब टेट्रासाइक्लिन में मर गया मतलब कि समझ गए कि उसमें टेट्रासाइक्लिन जीन डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ गया था, तो इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट ये जुड़ता है और जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन जीन जो है वो इनएक्टिव हो गया क्योंकि यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हो गया इसकी वजह से, तो इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, क्योंकि किसी चीज़ के इंसर्शन की वजह से ये इनएक्टिवेट हो गया, जिन वो काम करना बंद कर दिया और यहाँ पे मर गया, तो इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं, जो कि एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन रिकॉम्बिनेंट एंटीबायोटिक यहाँ पे दिया हुआ इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके।